दुनिया के कारोबार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तेल या सोना नहीं है। पैसा किस रास्ते से जाता है, असली ताकत वहां है। और अब भारत ब्रिक्स के जरिए इसी रास्ते को बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें रुपया, रूबल, युआन और रियाल जैसी करेंसी सीधे एक दूसरे से जुड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो डॉलर की पूंछ कम हो सकती है। अभी दुनिया के ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में डॉलर एक तरह की कॉमन लैंग्वेज है, जैसे अंग्रेजी। भारत को कच्चा तेल खरीदना है, कोई मशीन खरीदनी है या किसी दूसरे देश से बड़ा कारोबार करना है तो कई मामलों में डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब भारत चाहता है कि ब्रिक्स देशों के बीच ऐसा सिस्टम बने जिसमें स्थानीय करेंसी में सीधे भुगतान किया जा सके। यानी भारत की कंपनी रुपए में भुगतान करे और सामने वाले देश की कंपनी को उसकी अपनी करेंसी में पैसा मिल जाए। यही आइडिया है मल्टी CBDC ब्रिज या इंटर ऑपरेबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का। लेकिन सवाल है, क्या इससे डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी? क्या ब्रिक्स कोई नई करेंसी लॉन्च करने वाला है? और भारत आखिर ऐसा सिस्टम क्यों चाहता है? सबसे पहले समझिए डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए भारत की एक कंपनी रूस से 10 करोड़ रुपए का तेल खरीद रही है। भारत के पास रुपया है और रूस की कंपनी को रूबल चाहिए। अब समस्या यह है कि रुपया और रूबल दुनिया के हर बैंकिंग सिस्टम में उसी तरह सीधे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जैसे डॉलर का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में होता है। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में एक या कई स्तरों पर करेंसी कन्वर्जन या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की जरूरत पड़ सकती है। यानी पैसा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचता है, बीच में करेंसी बदलती है, बैंक जुड़ते हैं, शुल्क लगता है और समय भी लग सकता है। यही डॉलर की भूमिका सामने आती है। डॉलर दुनिया के कारोबार की एक तरह की कॉमन करेंसी बन चुका है। लेकिन भारत चाहता है कि अगर दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है तो हर बार डॉलर को बीच में लाने की जरूरत ना पड़े। अब भारत का प्रस्ताव क्या है? मान लीजिए भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम और रूस का डिजिटल पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ जाए। भारत में खरीदार रुपए में भुगतान करे और रूस में विक्रेता को रूबल मिल जाए। यानी पेमेंट की करेंसी अलग हो सकती है लेकिन पेमेंट का नेटवर्क आपस में जुड़ा होगा। इसे आप एक डिजिटल पुल की तरह समझिए। एक तरफ रुपया, दूसरी ओर रूबल, बीच में एक ऐसा सिस्टम जो दोनों को जोड़ दे। इसी तरह भारत और चीन के बीच कारोबार हो तो भारतीय पक्ष रुपए में और चीनी पक्ष युआन में भुगतान प्राप्त कर सकता है। यानी उद्देश्य कोई नई ब्रिक्स करेंसी बनाना नहीं है, बल्कि मौजूदा करेंसी को ही इस्तेमाल करते हुए भुगतान का नया रास्ता बनाना है। इसे UPI के उदाहरण से समझिए। आप भारत में किसी व्यक्ति को UPI से 500 रुपए भेजते हैं। आपके बैंक से पैसा निकलता है और सामने वाले के बैंक में पहुंच जाता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि बीच में कितने बैंक जुड़े। अब इसी तरह भारत का तेज पेमेंट सिस्टम किसी दूसरे देश के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जुड़ जाए। आप रुपए में भुगतान करें और सामने वाले को उसकी स्थानीय करेंसी में रकम मिल जाए। यही सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश है। फर्क सिर्फ इतना है कि दो देशों के बीच मामला थोड़ा ज्यादा जटिल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेमेंट नहीं बल्कि करेंसी एक्सचेंज, बैंकिंग नियम, केंद्रीय बैंक, विदेशी मुद्रा बाजार, सुरक्षा और रेगुलेशन सबको एक साथ जोड़ना होगा। अब आता है अगला बड़ा शब्द CBDC। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आसान भाषा में कहें तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है। भारत में RBI का डिजिटल रुपया इसी दिशा का उदाहरण है। अब सोचिए, अगर भारत का CBDC सिस्टम और किसी दूसरे देश का CBDC सिस्टम तकनीकी रूप से आपस में जुड़ जाए तो सीमा पार भुगतान के लिए पारंपरिक बैंकिंग चैनल पर निर्भरता कम की जा सकती है। यानी भविष्य में रुपया डिजिटल रूप में जाए, सिस्टम उसे दूसरी करेंसी में सेटल करे और सामने वाले देश में रकम पहुंच जाए। इसके 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा स्पीड। अगर पेमेंट सिस्टम आपस में सीधे इंटर ऑपरेबल हो जाए तो भुगतान को ज्यादा तेज बनाया जा सकता है। दूसरा फायदा है कॉस्ट। हर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में बैंकिंग शुल्क, करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग चार्जेस जैसी लागत हो सकती है। अगर बीच के कुछ स्तर कम हो जाए तो कारोबार की लागत भी घट सकती है। इसका फायदा खासकर छोटे कारोबारी और MSME को हो सकता है। तीसरा फायदा ट्रांसपेरेंसी है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लेन देन को ट्रैक करना और रिकॉर्ड रखना आसान हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत आखिर इस दिशा में इतना जोर क्यों दे रहा है? इसका एक बड़ा कारण है भारत का भारी इंपोर्ट बिल। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। अगर भुगतान डॉलर में करना है तो डॉलर की मांग बढ़ती है और अगर डॉलर मजबूत होता है तो रुपए पर भी दबाव आता है। अब अगर भारत
ब्रिक्स देशों के साथ ज्यादा कारोबार स्थानीय करेंसी में कर सके तो हर ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर जुटाने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है। रूस के मामले में तस्वीर और दिलचस्प है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस के पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था का इस्तेमाल कई मामलों में मुश्किल हुआ है। ऐसे में रूस भी वैकल्पिक पेमेंट चैनल्स में दिलचस्पी रखता है। अगर भारत और रूस अपने अपने पेमेंट सिस्टम्स को ज्यादा प्रभावी तरीके से जोड़ सके तो दोनों देशों के बीच व्यापार में स्थानीय मुद्राओं की भूमिका बढ़ सकती है। वहीं चीन भी डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम करता रहा है। लेकिन यहाँ भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। भारत ऐसा ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम नहीं चाहेगा जिसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक देश की टेक्नोलॉजी या करेंसी पर निर्भर हो जाए। यानी अगर नया सिस्टम बनता है तो भारत के लिए जरूरी होगा कि रुपया, रूबल, युआन, रियाल और दूसरे सदस्य देशों की करेंसीज को बराबर जगह मिले। मतलब सिस्टम ऐसा हो जिसमें अलग अलग देशों के पेमेंट नेटवर्क्स जुड़े लेकिन किसी एक देश का पूरा दबदबा ना हो। अगर ऐसा सिस्टम सफल होता है तो इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं पड़ेगा बल्कि इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो सकता है। पहला, ट्रेड, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए भुगतान आसान हो सकता है। टूरिज्म, एक ब्रिक्स देश का टूरिस्ट दूसरे देश में ज्यादा आसानी से भुगतान कर सकेगा। वहीं छोटी कंपनियों के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आसान और सस्ते हो सकते हैं। अगर ब्रिक्स अपने पेमेंट सिस्टम्स को सफलतापूर्वक जोड़ लेता है तो कंपनियों और देशों के पास एक अतिरिक्त रास्ता होगा। यानी जरूरी नहीं कि हर बार डॉलर इस्तेमाल हो, उस पर निर्भरता कम करना बड़ा लक्ष्य है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। अब जरा दूसरी ओर देखिए, सिर्फ पेमेंट सिस्टम्स को जोड़ देना काफी नहीं होगा। हर देश के अलग अलग नियम हैं, हर देश की करेंसी की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस अलग हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉज अलग हैं, साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं और सबसे बड़ी बात, इन देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक मतभेद भी हैं। इसीलिए एक कॉमन टेक्निकल ब्रिज बनाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा ये तय करना होगा कि करेंसी कन्वर्जन किस रेट पर होगा। इसके अलावा ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब इसमें 11 देश और शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य देशों के बीच एक साझा मुद्रा को डॉलर के लिए चुनौती के रूप में देखा जाएगा और इससे शामिल देशों पर भारी शुल्क लगाए जा सकते हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों के सामने एक ये भी चुनौती है। भारत की बात करें तो उसके सामने चुनौती सिर्फ डॉलर से कम निर्भरता की नहीं है। भारत को ये भी देखना होगा कि नया सिस्टम कहीं किसी दूसरी करेंसी पर निर्भरता न बढ़ा दे। खासकर चीन की बड़ी आर्थिक ताकत और उसके डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी होगा कि सिस्टम मल्टी करेंसी और न्यूट्रल रहे। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी ब्रिक्स देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को आपस में जोड़ने की संभावनाओं का जिक्र किया है। अब अगर ब्रिक्स देश इस दिशा में आगे बढ़ने पर सहमत होते हैं तो सबसे पहले टेक्निकल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, फिर अलग अलग पेमेंट सिस्टम्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करनी होगी। अगर भारत का ये मॉडल सफल हुआ तो आने वाले समय में दुनिया का फाइनेंशियल मैप थोड़ा ज्यादा मल्टी करेंसी और कम डॉलर डिपेंडेंट हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क।